यूपीए की जो टैली है उसमें किस पार्टी को कितनी बीजेपी में जोड़ते चले जाइए। So the number is NDA 219 to 50. एग्जिट पोल में आपको भारी बात Historically, that's what चुनाव प्रचार खत्म हो गया मीनाक्षी जी में। रैली के शब्द होते थे मोदी मोदी। एग्जिट पोल इसका कोई मतलब नहीं। अगर एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए कि काफी कॉन्ट्राडिक्शंस थे। If they don't accept the reality of the exit poll, they'll have to accept the reality on the 16th. इन पोल्स के परिणामों पर हमारा विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार तरीके से सफल हो रही है। 16 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल ठीक नहीं है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। 72 घंटा चैन अपने भी रहे और देश की जनता को भी चैन में रहे। The Congress has been outfunded. बिल्कुल सच नहीं भी होते हैं। थम्स अप। सभी हमारे क्रियाकलापों में राष्ट्र का ही सर्वोपरि होना चाहिए, न किसी व्यक्ति का, न किसी पार्टी का। क्योंकि पहले इलेक्शन में नहीं हो रहा है कि एग्जिट पोल कैसी होती है कैसी नहीं होती है, इन सब पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा मेरा पुराना एक्सपीरियंस है इसको झेलने का, इन सवालों को। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपनी अपनी राय होती है इन पोल्स के बारे में जो होनी चाहिए। लेकिन हम आपको जल्दी से दिखा दें कि अभी तक जो अलग अलग चैनल्स हैं उनके एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। मैं आपको शुरू करता हूं CNN IBN के। उनका 272 का से लेकर 280 का आंकड़ा है एनडीए के लिए। यूपीए के लिए 92 से 102 का आंकड़ा है। इसमें आप स्वतः जानते हैं कि कांग्रेस इसमें शामिल है। और अन्य के लिए आंकड़ा है 111 से लेकर 143 का। देखिए इंडिया टुडे ग्रुप का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। वो कहता है 261 से 283 एनडीए के लिए, यूपीए के लिए 120 और 110 के बीच का आंकड़ा, और अन्य के लिए 150 और 162 का आंकड़ा। एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल क्या कहता है उसे देखते हैं। उसमें एनडीए के लिए 281, यूपीए के लिए 97 और अन्य के लिए 141। जब भी आप ये आंकड़ा देख रहे हैं ध्यान रखिएगा इसमें कांग्रेस शामिल है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि कांग्रेस 100 से नीचे की पार्टी है इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से। इंडिया टीवी को देखते हैं। 289 289 एनडीए के लिए, यूपीए के लिए 101 यूपीए के लिए, और अन्य के लिए 148। न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल आया है वो सबसे ज्यादा है 340 एनडीए के लिए और यूपीए के लिए महज 70। यानी कि इस एग्जिट पोल के हिसाब से अगर इसमें कांग्रेस को जोड़कर देखा जाए तो बहुत कम आंकड़ा न्यूज 24 का एग्जिट पोल मानता है। टाइम्स नाउ ने अपने एग्जिट पोल के नंबर्स में तब्दीली की है और अब उनका आंकड़ा है 292 एनडीए के लिए, यूपीए के लिए 101 और अन्य के लिए 150। तो ये है एग्जिट पोल की तस्वीर। आगे बढ़ने से पहले अपने खास मेहमानों से मिलाने से पहले आपको जरा देखते हैं कि रिएक्शन, जिसमें ने कहा हर एग्जिट पोल में आते हैं, 15 साल से ज्यादा से मैं इस तस्वीर को देख रहा हूं, तो देखते हैं लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया इस एग्जिट पोल पे। सोमवार को आखिरी दौर का मतदान खत्म होने से पहले ही एग्जिट पोल चलने शुरू हो गए। जैसे ये साफ होता गया कि हर जगह एनडीए को बढ़त है, कांग्रेस ने इन्हें खारिज करना शुरू कर दिया। The opinion polls and the exit polls will be proved wrong like they were in 2004 and 2009. तमाम एग्जिट पोल्स एनडीए को 249 से 340 सीटें दे रहे हैं, जबकि यूपीए को 70 से 148 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वो कम से कम इसी खुशफहमी में रहे कि साहब जो एग्जिट पोल है वो गलत होगा, एग्जिट पोल ठीक नहीं है, उसके सैंपल साइज ठीक नहीं है। वो तो ठीक है, ये स्वाभाविक है कि थोड़ी 1-2 दिन तो उनको खुश रहने दीजिए। आगे उन्हें मालूम है कि उनके 16 तारीख को क्या जनादेश आने वाला है। हालांकि इन अनुमानों ने यूपीए के खेमे को विचार विमर्श के लिए मजबूर कर दिया है। एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए तो ये चिंता का विषय जरूर है हम लोगों के लिए, यूपीए के लिए एज ए होल। आम आदमी पार्टी भी अब मान रही है कि उससे कुछ रणनीतिक चूकें हुई। हमने जल्दबाजियां बहुत की, हमने कई निर्णय ऐसे किए जो हमें सोच समझकर करने चाहिए थे, जिसमें राजनीतिक अपरिपक्वता भी थी और सच्चाई और ईमानदारी थी। ये जब सच्चाई है तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन उतने ही गहराई के साथ लोगों के दिमाग में बैठाई जाती बात जितनी गहराई के साथ आपने सत्ता को लेते समय बैठाई थी।
जबकि समाजवादी पार्टी भी एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रही है। 16 लाख वोटर उत्तर प्रदेश में एक एमपी का अंतरसिंह होता है और 100 वोटर से आप राय लेकर आप निर्णय कर देते कि सीट कौन जीतेगा कौन हारेगा। इससे बड़ा प्रजातंत्र का मजाक क्या हो सकता है। साफ है कि एग्जिट पोल जिन्हें रास आ रहे हैं उनके लिए सही है, जिनके खिलाफ जा रहे हैं वो इनके अंतर्विरोध को देख रहे हैं। एग्जिट पोल कभी सच साबित होते हैं तो कई बार गलत भी। 1998-99 में एग्जिट पोल सच साबित हुए थे तो 2004-2009 में गलत। लेकिन ये बात जरूर है कि मोटे तौर पर एग्जिट पोल के रुझान वास्तविक परिणामों का एक अंदाजा जरूर दे देते हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन मदन के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ नलिनी सिंह मौजूद हैं, मेरे साथ श्रवण गर्ग साहब मौजूद हैं, मेरे साथ नीना व्यास मौजूद हैं, मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला मौजूद हैं, मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं। हम सब अपने चेहरों को पहचानते हैं। पहला सवाल मेरा स्वाभाविक सबसे होगा, अपने डिफेंस के लिए नहीं, लेकिन नलिनी आप टेलीविजन में इतने साल रही, एग्जिट पोल पर बहस, ओपिनियन पोल पर बहस हमेशा होती है, तो लोग इसको कितना सीरियसली लें? लोग माने जो राजनेता हैं, हम जो राजनेता हैं, बाकी लोग जो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार होता है, हम सब जानते हैं। राजनेता तो तब सीरियसली ले जबकि वो जीत रहे होते हैं। जब जीत रहे होते हैं तो एग्जिट पोल की बल्ले बल्ले, और जब हार रहे होते हैं तो ये फिर प्रजातंत्र का मजाक है। तो ये करने दीजिए उनको। जो लोग हैं वो थोड़े से चेत जाएं, क्योंकि एग्जिट पोल जो दिशा है, वो जो जनरल दिशा है, कहाँ रिजल्ट जा रहा है, उसका एक संकेत दे देते हैं। और जहाँ तक रहा कि इसको हम कितना सीरियसली इसको लेकर चलें, क्योंकि अब 16 तारीख को हम लेके बैठ जाएं हर एक को कि आप गलत थे, आप गलत थे, ये चैनल गलत थी, ये एजेंसी गलत थी, उसका कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। लेकिन दिशा आपको मिल गई है, मुझे लगता है कि इससे संतोष कर लेना चाहिए। इतने ठीक है, इससे श्रवण गर्ग साहब कितनी गंभीरता से ले इसे? पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। ये बताता है कि देश किस तरफ जा रहा है, देश क्या सोच रहा है। और आप पाएंगे कि सारे एग्जिट पोल्स जो हैं वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को 250 से ऊपर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एनडीए और बीजेपी की संख्या को लेकर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है कि 50 ज्यादा है, 25 ज्यादा है, पर सरकार बन रही है। इसलिए अब एनडीए को मिलने वाली संख्या के आंकड़े या भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली संख्या के आंकड़े बेमानी हो गए हैं। मतलब अब एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बहस जो है केवल उसी दिशा में माननी चाहिए कि कोई आसमानी सुल्तानी ऐसी हो जाए कि कांग्रेस और यूपीए सत्ता में आ जाए और सरकार बनाने के सपने देखने लगे। बाकी तो कोई मतलब नहीं है और वो स्थिति होती दिखती नहीं है। इसलिए एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर बहुत जुगाली करने की अब जरूरत नहीं। अब तो ईमानदारी से ये मानना चाहिए कि बीजेपी की सरकार मोदी के नेतृत्व में या एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में बन रही है और बहुमत के नजदीक है या बहुमत के ऊपर है। मतलब उसमें भी कोई शक नहीं है। उसमें भी कोई शक नहीं। बड़ी क्लैरिटी से नलिनी और श्रवण गर्ग। नीना व्यास, आपका ओपिनियन कितना सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो जब ओपिनियन पोल क्या इलेक्शन का जो पूरा दौर शुरू हुआ उसके बहुत पहले ही ये तो आम जनता को मालूम था, हम सबको मालूम था कि कांग्रेस की हालत खराब होने वाली है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पिछले लगातार 2-3 साल तक तो स्कैम्स और अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट ने उसकी बुरी हालत कर दी थी। और 2008 से लेके जो वर्ल्ड इकोनॉमी को भी धक्का लगा उसका भी कुछ असर यहाँ भी पड़ा। तो ये तो सबको मालूम था, इसमें ना एग्जिट पोल ना ओपिनियन पोल की जरूरत थी। भाजपा ऑपोजिशन में रही तो मेन फायदा उसको ही मिलने वाला था और मोदी के आने से, मोदी के नेतृत्व से उसका 5-10% और बढ़ा होगा जो उसका भाजपा को जो अदरवाइज मिलना था वोट। तो इसमें कोई दो राय की तो बात नहीं है। और जहाँ एग्जिट पोल का सवाल है, देखिए, उससे बहुत पहले हमसे कोई पूछता तो हम कह देते कि भाई ये तो सबको ही मालूम था, हमसे क्या आपसे भी, कि बीजेपी को 180 से लेके 220-230 मिलेगी और एनडीए के साथ या तो 272 तक पहुंचेंगे या उसको थोड़ा सा पार कर लेंगे या थोड़ा सा कमी रह जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं थी। और जहां यूपीए का सवाल है कि कांग्रेस को 100 के आंकड़े
90 तक पहुंचे या 110 120, बस सबको उसमें भी कांग्रेस को मुश्किल आएगी। हाँ, तो इसमें कोई मेरे ख्याल कोई जादूगरी वाली बात नहीं है। ये अब नीना व्यास के मानना है कोई जादूगरी। संजय सिंह, कितना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, विज्ञान इसे दो तौर पे हमें लेना चाहिए। एक तो ये है कि एग्जिट पोल के नतीजे इस बार जो प्रेडिक्शंस हैं, अगर आप कहीं भी इस बार चुनाव जो कवरेज के लिए जाते थे तो एक चीज सीधी दिखती थी कि कांग्रेस के पक्ष में कोई बोलने वाला आम जनमानस में कोई ये बिल्कुल से बात है, बिल्कुल से बात है। चीज है, आपने हमने सबने बहुत ट्रैवल किया, सही बात है। बिल्कुल, केवल देखने वाली बात ये कांग्रेस की चर्चा करने वाले लोग बहुत कम मिले गांव देहात में, खास तौर पर बहुत कम। और जो सपोर्टिव पार्टी थी या रीजनल पार्टीज के, उसमें दो तरह से ये चुनाव हो रहा था। एक, बहुत सारे जगह पे कम्युनल पोलराइजेशन भी दिख रहा था। दूसरी चीज है कि मोदी की चर्चा बहुत सारे जगह पे आपको वैसे लोग करते हुए मिल जाते थे जहां बीजेपी का प्रेजेंस नहीं होता था। केवल उसमें यह चीज थी कि वो कितना वोट में ट्रांसलेट होता है। और अगर आप उस तरह से देखेंगे तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो ओपिनियन पोल के नतीजे के साथ सिंक में है। तो ब्रॉडली जो एक मूड बना था जनता का ओपिनियन पोल मतलब चुनाव के पहले, वो मतदान के दिन भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज जो एग्जिट पोल के विश्वसनीयता को लेकर के होती है, पिछले जो 5 चुनाव हुए ये विधानसभा के, उसमें ब्रॉडली एग्जिट पोल वो सही निकला। उसके पहले 2004 में बिल्कुल मतलब कहा जाए तो उल्टा था। 2009 में भी नतीजों की संख्या ब्रॉड ट्रेंड सही था, नतीजों की जो एक्चुअल संख्या है वो थोड़ी ऊपर नीचे थी। एक और भी चीज है एग्जिट पोल के साथ कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल को अगर देखें तो हमें थोड़ी उसमें फेस्टिविटी के कलर के साथ उसको लेनी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा फेस्टिव कलर जो होते थे, झंडे, पताके, बैनर, हालांकि इस बार काफी कुछ दिखे बहुत सारे रैलीज में। चूंकि इतना पैशनेट इलेक्शन था कि बीजेपी का झंडा आपको दिखता था, आम आदमी पार्टी का झंडा दिखता था, जो रीजनल पार्टीज थे उनके झंडे दिखते थे, तो थोड़े झंडे पताके वापस आए। तो इसे एक फेस्टिविटी का वो कलर जो है उसे रहने देना चाहिए जनता के बीच में या हम लोगों के बीच में। चुनाव के बाद 4 दिन एक विषय रहता है चर्चा का, लोगों को एक्साइट करता है, लोग तो जानना चाहते हैं। हमारे सारे सीनियर जर्नलिस्ट की राय है कि भाई इतना ब्रिजेश शुक्ला, जैसे उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश इतने सालों से आप देख रहे हैं, अब बड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना हम और आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत मुश्किल काम है। तो उस दायरे से कितना सीरियसली एग्जिट पोल को ले कोई? अभिज्ञान जी, मैं 23 मार्च को यहां से निकला था और इसके बाद परसों मैं लौटा हूं दौरे में। वास्तव में मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें क्या आएगा, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूं। करीब 8 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी कभी नहीं जीती। आज 78 सीटों में वो सीधे लड़ाई में है। और थोड़ा मुझे गड़बड़ी लग रही है एग्जिट पोल में। उसमें गड़बड़ी यह लग रही है कि 10 सीटें जो लोग दे रहे हैं कांग्रेस को, जो लोग 7 सीटें दे रहे हैं, उससे मुझे ये गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि जो पार्टी 7 या 10 सीटों में टक्कर में ना हो, उसको आप 10 सीटें दे दे। बाकी उत्तर प्रदेश में एक गजब की लहर हमको दिखी है। अब ये पूरा सीटों बदलती कि नहीं बदलती, ये देखना होगा। फिलहाल लगता यह है कि मोदी का जो जादू था वो गांव गांव चढ़ के बोल रहा था। मैं जिस गांव में गया वहीं पर मोदी की बात हो रही थी, जिस शहर में गया वहां मोदी की बात हो रही थी। लेकिन एक अलग बात यह भी है कि उनके खिलाफ एक रिएक्शन भी था और उनके विरोधी वोट भी एकजुट हो रहा था। ठीक है, तो ये तो हाँ, नलिनी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज तो हम सब कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के मतलब तरफदारी कर रहे हैं किस्म से, लेकिन आपको स्मरण होगा कि जबकि मोदी बन रहे थे, बेशक उनके भाजपा की कैंपेन कमेटी के चीफ बने, उसके बाद जाके वो उम्मीदवार उनको घोषित किया गया प्रधानमंत्री पद का। पूरा ड्रामा हुआ। हाँ। उसके अंदर जो प्रेस से जो मीडिया ने जो टिप्पणी की वो ये थी कि मोदी के बनने से हो सकता है कि 30 सीट के करीब 25-30 सीट बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन उतनी ही सीटें घट जाएंगी क्योंकि इतनी कंसोलिडेशन हो जाएगी, जो मुस्लिम वोट है वो खिलाफ चले जाएगी। तो अंत में जाकर अगर 20-30 का हुआ भी तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आज के दिन जो हम देख रहे हैं वो स्थिति दूसरी देख रहे हैं एग्जिट पोल के ही जरिए। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो एग्जिट पोल है उससे भी आप लोगों ने बेहतर किया है क्या कि आपने पोस्ट पोल किया है। माने जबकि पोल हो गई, जब लोग अपने घर चले गए। संजय ने पॉइंट रखा। हाँ जी, जो आप मैंने सारे ओपिनियन पोल्स मैंने किए तो
ट्रेंड में बहुत बड़ा फर्क नहीं। मेरा मतलब यह है कि थोड़ा सा टेक्निक में कि एग्जिट पोल वो होता था जब आप हर 7वें को लेते थे और जो वोटर निकल रहा होता बोलते आपने किसको वोट किया, आप इस पर कृपया उसी पर छाप लगा दीजिए, अपना नाम न दीजिए, इस बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। मतलब फर्जी बैलेट बॉक्स होता था, उसमें डलवा देते थे और उसके बाद गिनती करते थे और कहते थे, और वो काफी ज्यादा ठीक भी होता था। लेकिन इस बार पोस्ट पोल जो कि बहुत ज्यादा तारीफ के लायक है, क्योंकि आप घर जाते हैं, उनके साथ एक कप चाय पीते हैं, उनके घर बैठते हैं, और किसके घर जाते हैं, आप उसके घर जाते हैं जो कि वोटर लिस्ट में वही अनुपात में आप जाते हैं। अगर आदिवासी हैं, अगर ओपिनियन पोल में भी बताया भी था कि रैंडमली आप थी हमारे साथ, हमारे सारे ओपिनियन पोल्स में, तो मेरा मतलब हमने उस वोटर लिस्ट से नाम उसमें से तो कहने का कि बहुत ज्यादा काफी तरक्की हुई है, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा सटीक भी बैठे। हाँ, हो सकता है ट्रेंड के हिसाब से। जो पॉइंट मैं रख रहा था कि देखिए बिल्कुल सही बात है, ये सब अनुभवी लोगों का ये मानना है एक्सपीरियंस के आधार पर कि ये एक तस्वीर, जैसे नीना व्यास ने कहा कि चुनाव के शुरुआत में ये स्पष्ट था कि कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, कांग्रेस की लोकप्रियता वो बेहद गिर चुकी है, कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि राहुल गांधी वो माहौल नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो कांग्रेस चाहती है। तो स्वाभाविक है कि किसी को अगर इसका लाभ मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर अभी तक इन पोल्स की जो तस्वीर निकल कर आई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही। नीना व्यास, मैं एक सवाल आपसे कांग्रेस पर पूछना चाहूंगा कि इस तरह के माहौल में जब चुनाव के शुरुआत में ही कांग्रेस, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डिफेंसिव पे थी, कांग्रेस को अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देना था लोगों को, तो कांग्रेस कहां पर एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि उसकी गलतियां क्या हैं? देखिए, कांग्रेस ने गलतियां तो बहुत की और कम्युनिकेशन में तो बिल्कुल वो एक तरह से बिल्कुल जीरो ही रही। जो अच्छे काम किए भी थोड़े बहुत, वो भी लोगों तक पहुंचा ना पाई अपना जो मैसेज था। और नीना, मैं आपको कहना चाहूंगा ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कल मैंने इसको यही पॉइंट उठाया था और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपने सारे कार्यक्रमों की सीडी सबको भेजूंगा, क्योंकि मैंने लगातार यही सवाल गांव-गांव घूम के उठाया और कोई जवाब नहीं मिला। नरेगा को लेकर, किसान की कर्ज माफी को लेकर, किसान के क्रेडिट कार्ड को लेकर, फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर किसी को कोई अंदाजा नहीं था इनके बारे में। नरेगा और उसकी बात कर रहे हैं, वो तो यूपीए 1 में हो गया और वो एक फायदा मिल गया है 2009 में उनको। मगर 2009 से 2014 तक जो भी कुछ थोड़े बहुत काम हुए, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, विमेन को कुछ प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह का कोई स्पेशल प्रोविजन किया है, और चीजें कुछ हुई। फूड सिक्योरिटी बिल काफी बहुत देर में आया, उसका लोगों तक फायदा भी पहुंचा नहीं। कई स्टेट सरकार ने कुछ स्वास्थ्य कार्ड भी देना शुरू किया, स्मार्ट कार्ड 1 लाख तक की वो फ्री में करवा सकते हैं अपना इलाज किसी अस्पताल में। तो काफी कुछ काम हुआ, मगर उसका पूरा मैसेज दे नहीं पाई, बिल्कुल ही नहीं दे पाई, बल्कि उल्टा मैसेज जाता गया लोगों के बीच में। और इकोनॉमी भी थोड़ी मिसहैंडल हुई, प्राइस राइज बहुत महंगी पड़ी कांग्रेस को, जनता से ज्यादा कांग्रेस को महंगी पड़ी। कांग्रेस को, हाँ नील, आप कुछ कहना चाहिए? चाह रही हूँ कि देखिए, नीना ठीक कह रही है कि जो उनका संदेश था वो जा नहीं पाया, लेकिन 2 चीजें इसमें हैं। एक ये है कि जो के प्रवक्ता रहे कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो इतने आक्रामक रहे, वो इतने दूसरे पर व्यंग करते रहे। हमारी जो बोलने की शैली है, ये सोचने की शैली है, माने जो आम दर्शक है वो थोड़ा सा यूं हो जाता था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी पार्टियां नहीं करती थी, इन लोगों ने ये सोचा कि एक आक्रामक शैली, एक दूसरे को बोलने नहीं देना, इससे हमें बड़ा फायदा होगा। तो एक प्रॉब्लम है। मैं श्रवण जी से भी सवाल पूछूंगा। मैं बार बार लगातार उत्तर प्रदेश, वापस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के गांव में किसी को भी, जैसे नीना ने कहा, मैंने यही सवाल पूछा कि 2004 और 2009 की तस्वीर है नरेगा, किसी को भी वहां पर अगर कोई मिला भी ये बताते हुए कि नरेगा में उनको काम मिलता है, तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि उनको 3 से 4 महीने बाद पैसा मिलता है और उस पैसे में से वहां के लोकल ठेकेदार की घूस बंधी होती है। और 15-20 दिन काम मिलता है। हाँ, 15-20 दिन काम मिलता है। महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में मैंने पूछा, सेंट्रल स्कीम्स को लेकर
कि सामाजिक क्षेत्र की जो केंद्रीय स्कीम्स होती मैं उनको कोई जानकारी नहीं थी। एक जानकारी नहीं, दूसरा ये कि जो एक अच्छे इनके प्रोजेक्ट भी हुए, जैसे आधार है जी, उसमें मतभेद कांग्रेस के बीच में ही हो गए और उसके बाद में लोगों के पास आधार कार्ड पहुंच गए। सोचा लोगों ने कि ये हमें एक बहुत बड़ा, एक हमारे पास आइडेंटिटी मिल गई है, ये हमारा एक पासपोर्ट की तरह है इस देश में। अभी यह है कि उसके बाद कहा कि आधार का कुछ माने ही नहीं है, वो विड्रॉ होने लगे। तो ये जो चीजें हैं, लोग समझे कि इस आधार से हमें जिसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा इस कार्ड के आधार। तो ये सब चीजें नहीं हुई। स्कीम लेके आई सारी सब्सिडी को लेकर, लेकिन हम थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे। मैं श्रवण जी से बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब कहीं मत जाइएगा संजय सिंह से, ब्रजेश शुक्ला से, क्योंकि इसी को मैं लगातार अपनी रिपोर्टिंग के जरिए टटोल रहा था कि एक सरकार है जो सामाजिक क्षेत्र में आपका हमारा पैसा खर्च करती है और 100 तरह के विज्ञापन, लाखों रुपए उन विज्ञापनों पे खर्च होते हैं। दिन रात में ऐसे गांव से गुजरा जहां पर डिश टीवी भी लगा हुआ था, वो दिन रात कांग्रेस के गुणगान के विज्ञापन देखते थे, बीजेपी के भी देखते थे, बाकी पार्टियों को भी देखते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। क्या इस तरह के माहौल का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, जो आज एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बात में कह रहा था, आप लोगों का बहुत फीडबैक आया था मेरे कार्यक्रमों पर उसी मुद्दे को। श्रवण जी, जो मेन समस्या मैंने देखी इन तमाम गांवों में और शहरों में, दोनों में घूमकर, गांव में खास तौर पर, कि इतना पैसा खर्च करने के बाद कि कांग्रेस का ये अचीवमेंट रहा है, ये लोगों को अभी तक भी मूलभूत स्कीमों के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की कोई जानकारी नहीं। क्या ये एग्जिट पोल इसी तरह के मूड का एक रिफ्लेक्शन है? नहीं, मैं विज्ञान दो चीजें बताना चाहता हूं आपको कि ये सारा पैसा जो इन योजनाओं को लेकर था, नरेगा या फूड सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, इसका पूरा पैसा या इसका पूरा लाभ विपक्ष की सरकारों ने लिया। जो भी पैसा था वो खर्च किया और आम जनता को या ग्रामीण जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या उनको इसकी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है नीचे के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जो ये बताए कि ये जो नरेगा की स्कीम के तहत आपको रोजगार मिल रहा है, ये केंद्र की स्कीम है और राहुल गांधी या सोनिया गांधी की है। तो राज्यों ने, खासकर भाजपा शासित राज्यों ने और तमाम राज्यों ने इसका भरपूर फायदा लिया अपने पक्ष में, और कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था तो वो ये बताने वाला नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज को लेकर भाजपा ने भुनाया कि उन्होंने बहुत काम किया है। शहरी क्षेत्रों में, शहरी मतदाताओं में जो सबसे बड़ी चीज कांग्रेस के खिलाफ उभरी वो नरेगा और फूड सिक्योरिटी नहीं थी, वो भ्रष्टाचार था और महंगाई थी, जिसको कि लेकर नाराजगी थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को लेकर नाराजगी का मुद्दा मोदी थे, मोदी ने उस चीज को भुनाया, और शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया, पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर और तमाम। और आखिरी बात यह कि कांग्रेस के पास बोलने वाला कोई भी नहीं था। राहुल गांधी का बोलना और उनकी अपील और उनके भाषण, ये पूरे के पूरे एक तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले नहीं थे। तो और जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास, जैसा कि कहा गया, प्रवक्ताओं की भी एक बैटरी थी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का चरित्र शुरू से इस तरह का रहा है कि वो आक्रामक तरीके से ही पेश आते रहे। दिल्ली के चुनाव के समय भी आपने देखा कि आम पार्टी को लेकर जिस तरह के एग्जिट पोल आए, ओपिनियन पोल आए, तो किस तरह से कांग्रेस ने भी और उस समय भाजपा ने भी उसका मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। तो एग्जिट पोल को लेकर जब रियलिटी का आईना दिखाया जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, डिनायल की स्थिति में, डिनायल के मोड में आ जाते हैं। संजय सिंह जी श्रवणगर कह रहे थे, यही पॉइंट है मेरा, कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बहस हुई समय में कि साहब सोनिया गांधी का एजेंडा और मनमोहन सिंह के एजेंडे के बीच में टकराव है। आखिरकार तस्वीर ये बनी कि अगर आपने कुछ किया भी तो जैसा श्रवण गर्ग जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका संगठन नहीं था, नीचे के स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार था। जहां जहां मैं घूमा, जिन भी गांव में, सब में एक पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर कोई पैसा आना है, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच ऐसे मिलना है,
तो वो पैसा आपको देर से मिलेगा और उसमें घूस का कट होगा। तो दो समस्याएं दोनों तरफ की नजर आई। जैसे श्रवण गर्ग कह रहे थे कि एक उसमें एलिमेंट ऑफ करप्शन था, भ्रष्टाचार तो था ही, ऊपर से उनको ये तक पता नहीं था। मैं सिर्फ ये पूछता रहा केंद्रीय स्कीमों के बारे में कि ये कांग्रेस की स्कीम है और सोनिया गांधी राहुल गांधी की स्कीम है। मनमोहन सिंह का तो खैर स्वाभाविक है, कोई नाम लेने वाला नहीं था। आप सही बात कह रहे हैं, श्रवण जी भी सही बात कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है उसके अलावा एक और भी चीज है। अभिज्ञान की अगर शुरू से आप देखेंगे तो कांग्रेस एक अजीब सी कॉम्प्लेसेंसी में थी, या नरेंद्र मोदी का शुरू में अस्तित्व ही वो स्वीकार नहीं कर रही थी। पहले ये था कि वो रीजनल नेता हैं, वो जस्ट एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सीनियर लीडर्स क्यों रिस्पॉन्ड करें। अगर सीनियर लीडर्स रिस्पॉन्ड करेंगे तो या तो माखौल होगा या बहुत तीखी टिप्पणी होगी। अगर इश्यूज पे काउंटर करना है तो गुजरात के वो नेता काउंटर करेंगे जो पिछला चुनाव गुजरात में बुरी तरह सारे के सारे जो भी नेता आते हैं वो हार चुके हैं। तो ये जो एक शैली थी, बड़े नेता जो हैं उनका नाम नहीं लेंगे, और न इस तरह मतलब काउंटर नैरेटिव कहीं से प्रेजेंट नहीं किया गया किसी भी मौके पे, किसी भी तरह से। वो जब आया भी तो बाहर से आया। वो नरेंद्र मोदी का चैलेंज अगर कहीं से आया तो एक मान लीजिए अमर्त्य सेन कुछ बोलते हैं तो सामने एक जगदीश भगवती खड़े हो जाते हैं उस चीज को काउंटर करने के लिए। कांग्रेस के पास दूसरा है कि ये करप्शन और प्राइस राइज के साथ देखिए बहुत सारे चीज में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक स्लोडाउन का एक दौर जो पहले था 2009 में, अभी भी जो अर्थव्यवस्था भारत की है वो नीचे जा रही थी। बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जिस तरह से लड़के जो पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट्स में और बहुत काफी पैसे लगा रहे हैं, उस अनुपात में नौकरियां नहीं हैं, या नौकरियां हैं तो उसमें पैसे उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। ये जो है, और एक जो एस्पिरेशन की क्रांति है कि हमारा भी वो प्रदेश या हमारा भी शहर या हमारा भी गांव, एक चीज में नरेंद्र मोदी काफी सक्सेसफुल थे, और चाहे जो भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन ये सही बात है कि एक जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंपेन कोई आइडियल होना चाहिए, जिस तरह से रन करना चाहिए और जिस तरह से पब्लिक रिस्पांस मिलना चाहिए, वो उनको मिला। कांग्रेस के पास कभी भी किसी भी तरह की वो सोच नहीं थी। अगर थी भी तो नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो हमारा पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन इस तरह के लोगों का इतना हो जाएगा, ये लोग साथ नहीं देंगे। संजय, मैं आपके पॉइंट को समझ रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, ब्रजेश शुक्ला, आपने इतनी यात्रा की, कहीं पर आपको लगा कि कोई सरकार, हम सब यहां बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, हम सब जानते हैं सरकारें चुनाव कैसे लड़ती है। या तो ये कह के लड़ती है कि हमने ये काम किया, इसका आप हमको रिवॉर्ड दीजिए। जो एक गुस्सा होता था, एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव होता था, वह भारतीय सियासत में बहुत कम हुआ है। सरकारें वापस जीत के राज्यों में आई हैं। या कोई नया व्यक्ति आता है और उम्मीदों पर चुनाव लड़ता है, कहता है हम आएंगे और आपके लिए ये करेंगे। कहीं पर उत्तर प्रदेश में आपको लगा, किसी ने आपसे ये कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए क्या क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने? अभिज्ञान जी पूरे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपको जॉब कार्ड किसी भी व्यक्ति के पास नहीं मिलेंगे, वो प्रधान के पास जमा है। आखिर क्यों जमा है जॉब कार्ड उनके पास? आप 4 बजे सुबह से लोग लाइन लगाते हैं अब खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न के लिए, और उनको 2-4 लोगों को देकर लौटा दिया जाता है। और मैं फिर बता रहा हूं आपको कि खाद्य सुरक्षा योजना बहुत बड़े बेईमानी का अड्डा बनेगी हालात। तो मैं आपको सॉरी, आपको माफी चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। यहाँ पर रैलियों में कहते हैं कि अब आप 4 रोटी खाना, आप 1 रोटी नहीं दे पा रहे हैं, आप 4 रोटी, लोगों के आग लग जाती है सुनकर के, लोगों को विद्रोह करने का मन होता है। मैं जहां भी गया लोगों ने यही कहा कि साहब सिर्फ बातें हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, हम 60 महीने इन्हीं को देख लें, पता नहीं से ठीक कर दें। नहीं, जो ब्रिजेश जी करी ये, और ये सच में मैं ब्रिजेश जी के दर्द को महसूस करता हूं। मैंने भी, क्योंकि वहां पर मैं एक उर्मिला काकी की कहानी आपको 10 सेकंड में सुनाऊंगा। उन्होंने हमको दिखाया और बताया कि जब अनाज पहुंच भी जाता है गांव में, तो अनाज जो है वो किसी और की दुकान में चला जाता है जो सही अनाज है, और जो उस दुकान वाले का पुराना अनाज पड़ा सड़ रहा होता है, वो इस खाद्य सुरक्षा यानी कि राशन कार्ड के माध्यम से जो अनाज बांटा जाता है उसके जरिए बांटा जाता है, और कोई नियंत्रण नहीं है उस स्तर के भ्रष्टाचार पे। अगर आपने इस नियंत्रण का एक सबसे विभत्स रूप देखना है तो आप वृद्धा पेंशन को देख लीजिए 1 मिनट। जबकि जो
जो अगर छोटी सी भी जलेबी बनाने की दुकान का तख्तपोश है, उसके नीचे झांकिए, उसके नीचे आपको कम से कम एक बुढ़िया मिलेगी जो कि बैठी हुई हैं यूं सिकुड़ करके कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें भी दे दिया जाएगा। हम और वृद्धा पेंशन पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा, ये बिहार की बात, तो उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन का दुल्हन हमरा कार्ड कहाँ बा, कि कार्ड था लेकिन कार्ड किसी और के पास रहा। अब वो हलवाई की दुकान की मतलब बहुत लोग मिले इनके पास राशन कार्ड मैं आपसे कुछ ये कहना चाहती हूँ, मैंने ये देखा कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हमारे ही भाई बहन है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो कर्मठ नहीं है, वो जाके अपने बैठ जाता है। बाकी कुछ ना कुछ पार्टियां हैं थोड़ी बहुत कर्मठ नजर आई, और इनमें से मैं कहूंगी जो कि कमिटेड वामपंथी हैं वो ज्यादा कर्मठ नजर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता कर्मठ। और एक और छोटी सी बात, पहले हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा कम्युनलिज्म की बात, यानी कि फिरका परस्ती की बात, यानी कि धर्मनिरपेक्ष हो कि नहीं। मैं आपसे एक बहुत ही निवेदन करना चाहती हूँ विनम्रता से, जो हमारा इस वक्त देश है वो इसमें टुकड़े टुकड़े यानी कि नेता कर देते हैं इसका, हमारे मानस का। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि धर्मनिरपेक्ष नहीं हमारा देश है, हमारी सरकार को होना चाहिए ये धर्म समभाव, यानी कि हर धर्म संभाव, हर धर्म के प्रति हम सर्वधर्म संभाव, हर धर्म के प्रति हमारा जी हमारा एक ही भाव होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने धर्म को दबा दें, लेकिन जो स्टेट है, जो सरकार है, वो हर धर्म के प्रति वही संभाव रखे। धर्म निरपेक्ष ये देश हो ही नहीं सकता। हम अपना धर्म लेके कहाँ चले जाएं? जो सही बात है। ये दिल्ली जो पॉइंट रखी, बहुत बड़ी बहस का ये मुद्दा है, क्योंकि ये वो सियासी पृष्ठभूमि है जिस पर बहुत सारी सियासत होती है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का बहुत कम समय होगा। हम एग्जिट पोल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्जिट पोल अगर कोई भी होती है तो किसी भी सर्वे का सरकार के खिलाफ जो मूड होता है उसको एक तरह से आधार बनाया जाता है जनता से प्रश्न पूछने का। इसीलिए वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसको प्रतिबिंबित करता है। मैं वापस आ रहा हूं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। नीना व्यास, एक आखिरी सवाल आपसे। मोदी जो है इस तरह की स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल्स के हिसाब से आंकड़े अच्छे आते, मोदी कितना बीजेपी के नेताओं को साथ लेकर चल पाएंगे? ये तो मालूम नहीं। काफी उनकी जो रिलेशनशिप है सुषमा स्वराज वगैरह से काफी बिगड़ी हुई है, राजनाथ से भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मगर मैं ये भी बताना चाहूंगी, देखिए ये जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, कांग्रेस तो ने खराब प्रदर्शन किया है, मगर भाजपा ने कोई इतनी चमत्कार तो किया नहीं है। खुद का अपना मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच रही एग्जिट पोल के हिसाब से, तो इतना कौन सा मोदी वेव हो गया, कौन सा चमत्कार हो गया। अब पार्टी जो बेयर मेजॉरिटी ना ला पाई तो उसका कहाँ इतना मोदी मैजिक हो गया, मैं नहीं समझती। ठीक है, आप नहीं मानती कि उसका कहाँ इतना मोदी मैजिक हो गया? नलिनी, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी अपना मत है उनका, नीना जी का, लेकिन कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। तो अगर मोदी ने इनको जिता दिया तो इसको क्या कहेंगे, एक जीतने की लहर तो है। श्रवण जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास। बीजेपी के बड़े नेताओं का एडजस्टमेंट कर पाएंगे मोदी? देखिए, बीजेपी के बड़े नेताओं की नाराजगी दूर करना बहुत मुश्किल काम है, पर मोदी उनकी चिंता में अगर लग गए और उनको मनाने में लग गए तो शायद देश नहीं चला पाएंगे। मोदी ने अपने चुनाव में लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ा दी हैं और माँ बेटे की सरकार को इतनी गालियां दी है उन्होंने कि लोग उनसे अब चमत्कार देखना चाहते हैं। और अगर वो चमत्कार नहीं कर पाए तो वो बहुत लंबे समय तक अपने भाषणों से लोगों को ठीक है फुसला नहीं सकेंगे। संजय सिंह, बहुत जल्दी से लोग मोदी से चमत्कार देखना चाहते हैं।
देखिए ये सही बात है कि एक बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा है मोदी से, क्योंकि हर आदमी ने मोदी में अलग अलग तरह की चीजें देखी हैं। किसी को डिसाइसिव वो गवर्नमेंट लगती है, किसी को बहुत सारी चीजें हैं। वो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन है मोदी के लिए, और मोदी उस चैलेंज को स्वीकार भी कर रहे हैं। और आप देखिए कल से ही मीटिंगों का दौर गांधीनगर में वो शुरू हो गया है। दिल्ली वो तभी आएंगे जबकि ताजपोशी की तैयारी हो जाएगी। उम्मीदों का दबाव है नरेंद्र मोदी पर। जाते जाते आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मैंने कहा था इन सब के बीच में मैं जब 24 अकबर रोड से एक रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेकर आया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मनमोहन सिंह का कोई बड़ा होर्डिंग या तस्वीर नहीं लगी। कार्यकर्ताओं के कमरों में है, जनरल सेक्रेटरीज के कमरों में। मनमोहन सिंह को भी तो याद करना जरूरी है ना। जरा देखिए ये रिपोर्ट। साउथ ब्लॉक में बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आखिरी दिन। ये खास दिन प्रधानमंत्री ने अपने निजी अधिकारियों और स्टाफ के साथ गुजारा। इस विदाई समारोह में प्रधानमंत्री कार्यालय, निवास 7 रेसकोर्स रोड और संसद में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। इससे पहले प्रधानमंत्री सुबह ही पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मजार पर चादर चढ़ाने गए और लौट कर आने के बाद रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे और सलाहकार रोनिन सेन से मुलाकात की। इसके बाद नए तेलंगाना राज्य के गठन से जुड़ी एक बेहद अहम फाइल पर दस्तखत किया और फिर उसे राष्ट्रपति भवन भेजकर अपनी आखिरी जरूरी जिम्मेदारी निभा दी। विदाई के वक्त लंबे समय से साथ काम कर रहे कई अधिकारी बेहद भावुक हो गए। फिर सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से देश की सेवा की है। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक के लिए साउथ ब्लॉक अपने कार्यालय पहुंचे। उधर प्रधानमंत्री के बीते 10 साल के कार्यकाल को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने ये कहते हुए प्रतिक्रिया दी, प्रधानमंत्री ने गरिमा और सम्मान के साथ अपने पद से विदा ली। 10 साल तक प्रधानमंत्री के सरकारी निवास 7 रेसकोर्स रोड पर रहने के बाद अब मनमोहन सिंह आखिरकार अपने नए घर में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यह तय किया है कि जिस दिन नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसी दिन मनमोहन सिंह अपने परिवार के साथ स्कीम मोतीलाल नेहरू बाग स्थित अपने नए घर में शिफ्ट होंगे। घर को तैयार करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो काम 16 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली से रमेश त्रिपाठी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV।